क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं पार्ट नंबर 28 किसका डिटेल्ड जो वीडियो सीरीज हमारी आ रही है आपकी पूरी पूरी फ्री इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉस का। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने के पूरी संभावनाएं हैं यूपीएफओ 2020 के एग्जामिनेशन में। इसको पूरी सीरीज को जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ क्विक रिवीजन सीरीज 3 वीडियो की है और जो है लेबर कोड जो नया है उनकी भी सीरीज इसी की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए जो है जनरल रिमाइंडर है कि 2020 ईपीएफओ का कंप्लीट पेड ग्रुप और यूपीएससी 2021 का भी कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है। कंप्लीट क्यों है? क्योंकि इसमें टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज में फुल लेंथ टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है, वीकली टेस्ट भी हैं और कई सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज हैं आप लोग के प्रैक्टिस करने के लिए। इसके अलावा जो है और टेस्ट जो होते हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होते हैं। इसी तरीके से स्टडी मटेरियल भी पूरा दिया जाएगा, कहीं से और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ के फॉर्मेट में पूरा स्टडी मटेरियल आप लोग को मिलेगा, ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में ही। और साथ ही साथ इसके बाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो और कहीं पे नहीं हो रहा है वो है डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप। इसमें कंटिन्यूस हेल्ड नोटिंग एक्सरसाइज होती है, पर्सनल गाइडेंस आप लोग को मिलता है, ए टू जेड आप लोग को जो भी डाउट होते हैं सब कुछ वहाँ पे क्लियर किया जाता है। मिस्टेक्स जो आप लोग करते हो उसको सुधार करके सही किया जाता है एग्जाम से पहले, ताकि एग्जाम में कोई गलती ना करो और आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। देखिए, अब अगर आप लोग को ज्वाइन करना है तो आप लोग नंबर कॉल कर सकते हैं 8564880530 9696066066 पे। ठीक, आज का जो टॉपिक है हमारा 28 वाले पार्ट में वो है आपका ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेबर मतलब अपना ईपीएफओ एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें A to Z सारी चीज़ें मैंने जोड़ी हैं, कहीं से भी कुछ भी जितना ज़रूरत की चीज़ है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। इसको बस पढ़ लो, सारे एग्जाम जितने भी क्वेश्चन इसमें आने होंगे इससे रिलेटेड सब यहाँ से कवर हो जाएंगे। बट आप लोग को देखना है, भरोसा करना है और कई बार इसको रिवीजन करना है वीडियो देखकर और पीडीएफ से। ठीक, देखिए क्या है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएनओ की, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेन ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं 6, स्पेशलाइज्ड एजेंसी कई सारी हैं। ठीक है, एम क्या है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का? वैश्विक स्तर पर श्रम मानकों में सुधार, यानी कि लेबर स्टैंडर्ड में ग्लोबल लेवल पे इंप्रूव करना है। ट्राईपार्टाइट स्ट्रक्चर है। अब ट्राईपार्टाइट मैंने इतनी बार आप लोग को बताया है, प्लीज़ आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताइए कि ट्राईपार्टाइट का मतलब क्या है। ठीक, इसमें अभी करंटली जो है 187 मेंबर्स हैं और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक, इसको 1919 में फाउंड किया गया था लीग ऑफ नेशंस के अंतर्गत और इसको जो है इट इज़ फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड, पहली और सबसे पुरानी स्पेशलाइज यानी कि सबसे जो है आपके तहत संयुक्त राष्ट्र की पहली और सबसे पुरानी विशेष एजेंसी है। ILO जो है ये 1919 में हुआ और ये ट्रीटी ऑफ वर्सलीज जो थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में। ठीक, मतलब ट्रीटी ऑफ वर्सलीज हुई थी जिसमें कि ये कहा गया था जर्मनी को पूरी तरीके से वर्ल्ड वॉर 1 कराने का हकदार क्या उसको दोषी ठहराया गया था। उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें वो मतलब उनके ऊपर कहा था कि इंडेमनीफाई करिए, सब कुछ क्षतिपूर्ति करिए, ये सब चीज़ें हैं। तो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में ही ये इसको किया गया था। ठीक है, तो उसी में ही ILO की भी जो है स्थापना हुई थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में। ठीक, मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? दुनिया में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए सामाजिक न्याय मतलब सोशल जस्टिस स्थापित करना और मानव और श्रमिक अधिकारों को बढ़ाना, ह्यूमन और लेबर राइट्स को बढ़ावा देना है। मेंबरशिप जो है आपकी कौन कौन सी होती है? स्टेट जो कि मेंबर थे ILO के पहले नवंबर 1945 पर, एनी ओरिजिनल मेंबर जो थे आपके UNO के। ठीक, मतलब इसमें ये बता रहे हैं कि अभी प्रेजेंट में जो मेंबर्स हैं वो कब कब बने। एनी स्टेट दैट अटेंड मेंबरशिप ऑफ UN बाय डिसीजन ऑफ जनरल असेंबली। ठीक, ये 3 तरीके के हो गए। पहला हो गया ये जो 1 नवंबर को थे, दूसरे UNO वाले, तीसरे जो जिन्होंने UN की मेंबरशिप ले ली जनरल असेंबली के थ्रू, मे बिकम द मेंबर ऑफ ILC। ठीक, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इसके बाद क्या है? कंसर्न स्टेट मस्ट गिव इट्स फॉर्मल, अब जो स्टेट मेंबरशिप लेना चाह रही है वो अपना फॉर्मल एक्सेप्टेंस करना चाहिए, उसको देना चाहिए ऑब्लिगेशंस का, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल लेबर लॉ ऑफिस के हैं। मतलब जो भी राज्य जो है संबंधित जो ILO की मेंबरशिप चाहता है, वो जो ILO का जो संविधान है उसके अंदर जो दायित्व या फिर औपचारिक स्वीकृति दी गई है महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय को, उसको जो है मानना चाहिए, उसको जो है बढ़ावा देना चाहिए, तभी आप मेंबरशिप ले सकते हो। साथ ही साथ जनरल कॉन्फ्रेंस जो है ILO की, ठीक, 3 मेन ऑर्गन्स होते हैं, बताऊंगा ILO से संबंधित एक एक चीज में बताई गई है। मे एडमिट ए स्टेट एज ए मेंबर बाय वोट ऑफ 2/3
ऑफ डेलीगेट्स अटेंडिंग द सेशन। अब जनरल कॉन्फ्रेंस में भी मतलब मेंबर को, स्टेट को मेंबर बनाया जा सकता है 2/3 जो डेलीगेट जो सेशन को कर रहे हैं अटेंड, उनको उनका अगर वोट मिल जाए तो, इंक्लूडिंग 2/3 वोट्स ऑफ गवर्नमेंट डेलीगेट्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक, तो दोनों का ही चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, अगर मेंबरशिप का जो है सदस्यता वापस लेनी है या विड्रॉल करना है तो क्या है, आफ्टर गिविंग नोटिस देना पड़ेगा आपको, किसको, डायरेक्टर जनरल ऑफिस को देना पड़ेगा। ठीक, और ये नोटिस जो है 2 साल में मतलब पूरा होता है, ये मतलब प्राप्ति तारीख के 2 साल बाद लागू होगी। ठीक, और इस दौरान क्या है, जितने भी मेंबर के जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, यानी कि वित्तीय जो भी दायित्व है, उन सबका मतलब पूरा कर ले, और उसके बाद फिर अगर उसको मेंबरशिप वापस लेनी तो ले लो भैया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आईएलओ के प्रमुख 3 अंग है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, ठीक, कॉन्फ्रेंस, शासीय निकाय यानी कि गवर्निंग काउंसिल बॉडी सॉरी, और उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय। ठीक, तो देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ बताई हुई है, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, द गवर्निंग बॉडी, इंटरनेशनल लेबर ऑफिस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस जो होता है इसको इंटरनेशनल पार्लियामेंट ऑफ लेबर भी बोला जाता है। डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है वाला। ठीक, और इसका मेन फंक्शन क्या है, देखिए ऐसे ऐसे पढ़ेंगे हम लोग, तो उसके बाद ऐसे ऐसे। ठीक, तो पहले अभी क्या देख रहे हैं, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, तो इसमें देखिए पार्लियामेंट भी बोला जाता है लेबर का, ये दुनिया का, और उसके बाद जो है इंटरनेशनल का, और उसके बाद मेन फंक्शन इसका क्या है कि लेबर स्टैंडर्ड मानकों को जो है सेट करना, और साथ ही साथ जो सामान्य नीतियां हैं एलो की उनको भी जो है सेट करना। इसके बाद फोरम है ये डिस्कशन का, सोशल एंड लेबर रिलेटेड इश्यूज पे, सामाजिक और श्रम रिलेटेड जो इश्यूज हैं उन पे यहाँ पे डिस्कशन होता है। ठीक, इसके बाद क्या है, आईएलओ, ये मतलब आईएलओ का बजट और इलेक्ट करता है गवर्निंग बॉडी को, कौन, आईएलसी कॉन्फ्रेंस जो है, और ये हर साल जो है एक बार जो मिलता है कहाँ पर, जिनेवा में। ठीक, अब देखिए गवर्निंग बॉडी की बात हो रही है, गवर्निंग बॉडी जो है ये इंटरनेशनल पार्लियामेंट तो ये है। ठीक, तो ये गलत है। फंक्शंस इसका क्या है, टू टेक डिसीजन ऑन द आईएलओ पॉलिसी। आईएलओ पॉलिसी किसने बनाई, इसने बनाई आईएलसी ने। ठीक, उसको कौन, गवर्निंग बॉडी जो है उसको उस पर डिसीजन लेता है आईएलओ पॉलिसी पे, और इसके बाद जो है डिसाइड करता है कि एजेंडा क्या होगा आईएलसी का, कॉन्फ्रेंस का एजेंडा कौन सेट करता है, गवर्निंग बॉडी आईएलओ की, और उसके बाद जो है स्क्रूटनाइज भी करता है बजट ऑफ द आईएलओ फॉर सबमिशन टू द कॉन्फ्रेंस, मतलब कि जो भी बजट आईएलओ का है उसका जो है जांच करता है कौन, गवर्निंग बॉडी। ठीक, इसके बाद इंटरनेशनल लेबर ऑफिस जो है ये क्या है, ये सेक्रेटेरिएट है आईएलओ का, यानी कि सचिवालय है। ठीक, और ये जो है ये ऑफिस है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ध्यान रखना, और ये सेक्रेटेरिएट है आईएलओ ऑर्गेनाइजेशन का। और इसके बाद जो है आपका ऑफिस हैज़ डायरेक्टर जनरल इलेक्टेड एवरी 5 years बाय गवर्निंग बॉडी। गवर्निंग बॉडी में से 5 साल के लिए आईएलओ का मतलब ऑफिस का जो है डायरेक्टर जनरल चुना जाता है। इसके बाद क्या है, कलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन उठाता है किससे संबंधित, लेबर कंडीशन क्या है और उनके क्या कॉन्फ्रेंस के सामने लाई गई हैं कि नहीं लाई गई हैं उन सब्जेक्ट्स को, ताकि उस पर डिस्कशन हो सके। टू कंक्लूड इंटरनेशनल कन्वेंशन और रिकमेंडेशन इन भारत, मतलब पूरे विश्व में जो है उस पर कन्वेंशन कुछ लाए जा सकें, कुछ रिकमेंडेशन लाए जा सकें कि भैया ये चीज़ें स्थिति हैं, आप लोग इस तरीके से करो। तो ये सब काम कहाँ पे हो रहा है, इंटरनेशनल लेबर ऑफिस में हो रहा है। ठीक, इसके अलावा इस पर देखिए और भी काम है, ये रिसर्च कंडक्ट करता है एज ऑर्डर्ड बाय द कॉन्फ्रेंस, या फिर गवर्निंग बॉडी जो भी रिसर्च किसी चीज़ पे कहेगा कि अनुसंधान आप करिए तो उस पर रिसर्च भी करता है। एज पर द डायरेक्शन ऑफ द गवर्निंग बॉडी, द ऑफिस गवर्निंग बॉडी के डायरेक्शन पे जो आईएलओ है यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑफिस जो है वो प्रिपेयर करता है डॉक्यूमेंट फॉर द एजेंडा ऑफ द मीटिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस। जो भी मीटिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस है वैसे तो डिसाइड करता है एजेंडा कौन, गवर्निंग बॉडी, लेकिन ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कौन करता है, ये ध्यान रखना, या आईएल ऑफिस वाला। ठीक, प्रोवाइड असिस्टेंस टू गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग लॉज, गवर्नमेंट जो है उनको लॉ बनाने में जो है सहायता करता है। इफेक्टिव ऑब्जर्वेंस ऑफ कन्वेंशन, मतलब कि जो है प्रभावशाली जो है कन्वेंशन जो हुए हैं उनका कार्यान्वयन मतलब लागू हो सकें। प्रिपेयर एंड ब्रिंग आउट पब्लिकेशन ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, पब्लिकेशन कई सारे हैं, जैसे वेज रिपोर्ट है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट है, मतलब इसी तरीके से है, तो उन पे ये सारे पब्लिकेशन है, और किस पर कि प्रॉब्लम किस तरीके से लेबर एम्प्लॉयमेंट की चल रही है उस पर बात करी जा सके। ठीक है, और ये देखिए इसके बाद जो है डेलीगेट्स, ये आपका जो है डेलीगेट्स ऑफ मेंबर स्टेट कंसिस्ट 2 गवर्नमेंट डेलीगेट्स, 1 एम्प्लॉय डेलीगेट, 1 वर्कर डेलीगेट एंड देयर रिजर्वेटिव। एवरी डेलीगेट हैज़ इक्वल राइट एंड हैज़ 1 वोट।
ये गवर्निंग बॉडी में होगा, ठीक। गवर्निंग बॉडी जो थी आईएलओ की, उससे संबंधित ये वाला है। डेलीगेट जो है हर मेंबर स्टेट का, उसमें से कौन कौन होता है, 2 गवर्नमेंट के डेलीगेट होते हैं, जिसमें एक एम्प्लॉय यानी नियोक्ता का डेलीगेट होता है, दूसरा जो है वर्कर का डेलीगेट होता है, ठीक। और जो हर डेलीगेट होता है उसके पास इक्वल राइट होते हैं और एक वोट होता है, मतलब समझ में आ गई बात। और ये वाला जो है आपका, ये कहाँ से आया है, ये आया है आपका आईएलओ से रिलेटेड, ठीक। आईएलओ में क्या कह रहा है कि इलेक्ट डायरेक्टर को इलेक्ट किया जाता है, डायरेक्टर जनरल ऑफिस को, ठीक। और ये इस पे कार्यान्वयन पे वो करता है, लुक आफ्टर करता है, ठीक है, सुपरविजन करता है, पर्यवेक्षक है एक तरीके से, सुपरवाइजर है। कन्वेंशन जो आईएलओ के हैं वो किस तरीके से कार्यान्वित हो रहे हैं, लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। वर्क ऑफ गवर्निंग बॉडी एंड डायरेक्टर जनरल ऑफिस आर एडेड बाय ट्राइपार्टाइट कमिटीज कवरिंग मेजर इंडस्ट्रीज, ठीक। ट्राइपार्टाइट आप लोग को, चलो पहले क्वेश्चन मैंने पूछा, बता देता हूँ। गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, इन तीनों की अगर मिली भगत से जो बन रही है तो ये ट्राइपार्टाइट हो गई। यहाँ पे भी देखो ना, इसमें बता रहा ना कि गवर्नमेंट का बंदा है, एम्प्लॉयर का भी है और वर्कर का भी है, तो ट्राइपार्टाइट इसीलिए बोला जाता है। कमिटीज़ जो है ये आईएलओ इसको करता है। 56 टाइटुलर मेंबर हैं, 28 गवर्नमेंट है, 14 एम्प्लॉयर हैं और 14 वर्कर्स के हैं। अदर गवर्नमेंट मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय कॉन्फ्रेंस एवरी 3 ईयर्स। कॉन्फ्रेंस जो है, जो बाकी गवर्नमेंट मेंबर्स हैं, ये मतलब ये मेंबर्स तो रहते ही रहते हैं, इसके अलावा टोटल कितने लोग थे, 187 थे ना, तो उसके अलावा गवर्नमेंट मेंबर्स को जो चयनित किया जाता है कॉन्फ्रेंस द्वारा किया जाता है हर 3 साल में, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है कि आईएलओ ड्रॉ इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड, ठीक। आपका जो है इंटरनेशनल श्रम मानक करता है, बनाता है, दैट द लीगल इंस्ट्रूमेंट एंड सेट आउट बेसिक प्रिंसिपल्स एंड राइट टू वर्क, ठीक। मतलब श्रम के लिए, लेबर के लिए बेसिक प्रिंसिपल क्या, सिद्धांत क्या होने चाहिए, और काम करने का अधिकार जो है, ये सारी चीज़ें, मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये पूरी तरीके से जो है लेबर का बड़ा वो करता है, लेबर के लिए है ही है एक्चुअली, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो स्टैंडर्ड बनाए हैं इन्होंने, ये आइदर टेक फॉर्म ऑफ कन्वेंशन और रिकमेंडेशन, या तो रिकमेंडेशन होते हैं या कन्वेंशन होते हैं, इसीलिए कन्वेंशन बहुत सारे हैं इसमें। उसकी जो है जैसे 162 है तो किससे कन्वेंशन रिलेटेड है, फिलाडेल्फिया कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी पूछा गया था, इस बार फिर से पूछा जाएगा, देखना आप, ठीक है। तो अब देखो कन्वेंशन समझ लेते हैं और रिकमेंडेशन समझ लेते हैं, ठीक। तो ये कन्वेंशन क्या है कि ये लीगली बाइंडिंग होते हैं, ठीक। लॉ मतलब इसको आप बनाया जाएगा और आपके ऊपर आपको करना ही करना है। लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं जो कि रेटिफाई किए जाते हैं मेंबर से। रेटिफाई का मतलब ये होता है कि जैसे कोई कन्वेंशन आया 162 या किसी पे भी कलेक्टिव बार्गेनिंग पे भी आ गया, ठीक। उस पे जो है फिर जैसे इंडिया ने मान लीजिए इसको वो कर दिया, साइन कर दिया, ठीक है। फिर उसको रेटिफाई करने के लिए क्या है कि इंडिया में एक लॉ उसको बनाना पड़ेगा, ठीक। लॉ जब बन जाएगा और उसके बाद फिर रेटिफिकेशन होगा, समझ रहे हो, ये चीज़ होती है रेटिफाई करना मेंबर स्टेट के द्वारा। लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द रेटिफाइंग कंट्रीज। कन्वेंशन मतलब लीगली बाइंडिंग हो गया, इसको रेटिफाई करना पड़ता है मेंबर स्टेट्स के द्वारा, और ये बेसिक प्रिंसिपल बताता है कि किस तरीके से इसको कार्यान्वित करना है जो भी रेटिफाइंग कंट्रीज हैं उनके द्वारा कन्वेंशन को। रिकमेंडेशन क्या है भाई, रिकमेंडेशन तो खाली रिकमेंडेशन होती है ना, नॉन बाइंडिंग है। रिकमेंडेशन सप्लीमेंट करता है किसको, कन्वेंशन को, ठीक। बाय प्रोवाइडिंग मोर डिटेल्ड गाइडलाइंस एंड हाउ इट कुड बी अप्लाइड, मतलब ज़्यादा गाइडलाइन कैसे कैसे क्या करना चाहिए और कैसे इसको अप्लाई करना चाहिए। कैन ऑल्सो बी ऑटोनोमस, दैट इज़ नॉट लिंक टू एनी कन्वेंशन। ये मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एक तो ये कन्वेंशन को सप्लीमेंट भी करता है थोड़ा सा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी कन्वेंशन नहीं, ये ऑटोनोमस हो, ठीक, अपना मतलब अलग से एक हो, किसी कन्वेंशन से जुड़ा हुआ ना हो। इसके कोई एग्जाम्पल जैसे एम्प्लॉय कन्वेंशन एक्ट, कंपनसेशन एक्ट 1923, इंजरी बेनिफिट और ऑक्यूपेशनल डिजीज इसमें आती हैं। एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 इसका एग्जाम्पल है, किसका, रिकमेंडेशन जो दी गई थी उस पर जो बनाया गया लॉ, ठीक। आपका इसके बाद क्या है, कन्वेंशन अगर वॉयलेट कर दिया जाए तो मूविंग रिप्रेजेंटेशन हो सकता है या फिर कंप्लेंट भी हो सकती है। अगर हिंदी में इसको देखें तो कन्वेंशन का उल्लंघन करने की दशा में प्रतिनिधित्व रद्द या फिर हटाया जा सकता है, और या तो शिकायत की जा सकती है, समझ रहे हो आप। कन्वेंशन का उल्लंघन मत कर देना। इसके बाद क्या है कि इफ़ मेंबर रेटिफाइड आईएल कन्वेंशन एंड लेटर विड्रॉज फ्रॉम मेंबरशिप ऑफ द आईएलओ, मान लिया किसी कन्वेंशन को तो आपने कर दिया, रेटिफाई कर दिया, लेकिन आपने मेंबरशिप छोड़ दिया आईएलओ की, तब तो उस केस में भी क्या है कि जो कन्वेंशन है वो जब तक उसकी वैलिडिटी है या फिर एक्सपायरी है तब तक वो बाइंडिंग रहेगा आपके ऊपर, ठीक है। आप मतलब एक बार कन्वेंशन अगर आपने सोच करना है ज्वाइन तो उस बहुत सोच समझ के करना है। इंडिया ने करीबन जो है 43 रेटिफाई किए हैं कन्वेंशन, और जिसमें कि आईएलओ के 4 कोर कन्वेंशन हैं,
ठीक, कौन कौन से? फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन, इक्वल रेम्यूनरेशन, ठीक है, समान पारिश्रमिक, बंधुआ मजदूरी या फिर बेगारी अभी समय। और इसके बाद चौथा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? डिस्क्रिमिनेशन, एम्प्लॉयमेंट ऑक्यूपेशन, भेदभाव करना, और एबॉलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर यानी बेगारी का उन्मूलन। एनेक्सर जो है फर्स्ट रिप्रेजेंट करता है लिस्ट ऑफ आईएलसी यानी कि इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन रेटिफाइड बाय इंडिया। ठीक, इसमें कौन कौन से हैं? अब रेटिफाई के लिए मैंने आपको बताया कि लॉ बनाना पड़ता है इंडिया में, तो कौन कौन से लॉ बनाए इंडिया ने? फैक्ट्रीज एक्ट 1948, माइंस एक्ट 1952, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम यानी कि एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923। ठीक, इसके बाद जो है प्रोविडेंट फंड आपका वाला एक्ट आ गया 1952, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी 1972, ट्रेड यूनियन 1926, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। ठीक, तो अब आगे पढ़ लेते हैं कि आईएलओ की प्रस्तावना क्या है यानी कि प्रेम्बल क्या है। ये मतलब वर्ड बाय वर्ड पढ़ना जरूरी है इसको। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है डायरेक्टली पिछली बार भी इसने एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, इस बार भी पूछ सकता है। और अगर आपने डायरेक्टली उसकी वर्डिंग पढ़ी है तो वहीं से उठाएगा, आप सिंपल बात समझ लेना। ठीक, पिछली बार भी यही किया था इसने, यूपीएससी ने। तो देखिए, यूनिवर्सल एंड लास्टिंग पीस कैन बी एस्टेब्लिश ओनली इफ इट इज बेस्ड अपॉन सोशल जस्टिस। आईएलओ का प्रेम्बल, जैसे भारत का प्रेम्बल है ना, इक्वलिटी, फर्टर्निटी और ये सारी चीज़ें, वैसे यहाँ पे कह रहा है कि अगर लास्टिंग पीस मतलब शांति चाहिए, स्थायी शांति, तो आपको सामाजिक न्याय पे आधारित होना चाहिए, आपकी मतलब सामाजिक न्याय पे आपको लाना चाहिए अपने में। ठीक, इसके बाद यहाँ पे कहता है कि कंडीशन जो है लेबर की एग्जिस्ट करती है इन्वॉल्विंग सच इनजस्टिस, हार्डशिप एंड प्रिवेशन, ठीक, एट लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल or to produce unrest that harmony and peace of world is imperiled and improvement of those is urgently required। श्रमिकों की परिस्थितियां अन्याय, कठिनाई और निजीकरण जैसे कारकों को शामिल करती है, बड़े स्तर पर लोगों को प्रभावित कर व्यापक बेचैनी और अशांति पैदा कर सकती है। इससे वैश्विक शांति और सौहार्द खतरे में पड़ सकता है। इससे त्वरित कार्रवाई करके व्यवस्थित किया जाना चाहिए। ठीक, मैं बिल्कुल वर्ड टू वर्ड इसलिए पढ़ रहा हूँ कि ऐसे ही आपको मिलेगा। मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए, ताकि जो है वहाँ पे आए तो आप लोग को मेरी आवाज़ अगर आपके कान में गूंज जाए और आराम से आप वो कर लेना। ठीक, इसका मीनिंग भी समझना है। साथ ही साथ क्या है कि इसमें कह रहा है कि अगला कि ऑल्सो द फेलियर ऑफ नेशन टू अडॉप्ट ह्यूमन कंडीशन ऑफ लेबर, ठीक, इज एन ऑब्स्टिकल इन द वे ऑफ अदर नेशन विच डिजायर टू इम्प्रूव द कंडीशन इन देयर ओन कंट्रीज। मतलब कई सारी कंट्रीज में ऐसा है कि ह्यूमन कंडीशन नहीं है, मानवीय स्थितियाँ नहीं है लेबर के संबंधित, और वो नेशन फेल हो गए हैं। वहाँ पे कई सारे जो है कंडीशन लेबर की ऐसे होने की वजह से ऑब्स्टिकल भी है। ठीक है, एज एन ऑब्स्टिकल इन द वे ऑफ अदर नेशन, और बाकी भी जो नेशन है उसको फिर नहीं कर पा रहे हैं, मानवीय जो है स्थितियाँ नहीं बना पा रहे हैं। ठीक, टू इम्प्रूव द कंडीशन इन देयर ओन कंट्रीज। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ आईएलओ इन इट्स 26 सेशन इन 1944 ब्रॉट आउट फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन। बहुत ये कन्वेंशन नहीं, सॉरी, डिक्लेरेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच वॉज इनकॉर्पोरेटेड इनटू आईएलओ कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके प्रिंसिपल क्या क्या हैं आईएलओ के? इट रीअफर्म प्रिंसिपल्स ऑफ आईएलओ विचार। फिलाडेल्फिया में क्या क्या हुआ ये देख लेते हैं। लेबर इज नॉट कम्युनिटी, ठीक है, श्रमिक कोई वस्तु नहीं है। निरंतर प्रगति के लिए अभिव्यक्ति और संघ निर्माण की स्वतंत्रता आवश्यक है, यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ऑफ एसोसिएशन एसेंशियल टू सस्टेन्ड प्रोग्रेस। इसके बाद क्या है? गरीबी कहीं भी सर्वत्र समृद्धि के लिए खतरा बन जाती है। मतलब आप इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पॉवर्टी एनीवेयर कॉन्स्टिट्यूट ए डेंजर टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। ठीक है, एसडीजी का गोल नंबर 1 क्या है आप लोग बताइए। ठीक, इसके बाद क्या है कि वॉर अगेंस्ट वांट्स रिक्वायर्ड टू बी कैरिड ऑन अनरिलेंटिंग विगर विद इन ईच nation and by continuous and concerted international effort in which the representation of workers and employers enjoying equal status with, मतलब worker और employer एक ही status में है, with those of the government join with them in free discussion and democratic decision with a view to promote common welfare। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है मांग के विरुद्ध युद्ध में प्रत्येक देश के भीतर और सतत और ठोस अंतर्राष्ट्रीय प्रयास जिसमें श्रमिकों और नियोक्ताओं के प्रतिनिधि सरकार के साथ समान स्थिति साझा करते हैं, उनके साथ स्वतंत्र चर्चा और लोकतांत्रिक निर्णय के में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए सर्व कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कार्य करते हैं। समझ में आई बात? अब देखिए, फिलाडेल्फिया जो डिक्लेरेशन है उसने 10 ऑब्जेक्टिव रखे, उद्देश्य रखे आईएलओ के, वो 10 के 10 हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। पहला क्या है कि फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, पूर्ण रोजगार और संशोधित जीवन जीने का, रिवाइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक, अच्छे से मतलब जीने की वो करें। श्रमिकों का रोजगार प्लस पूर्ण कौशल का उपयोग, ठीक, फुलेस्ट स्किल का,
और सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए, सर्व कल्याण के लिए योगदान, फैसिलिटीज़ और ट्रेनिंग, ट्रांसफ़र ऑफ लेबर, माइग्रेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड सेटलमेंट। ठीक, फैसिलिटी होनी चाहिए, ट्रेनिंग, ट्रांसफर ऑफ लेबर, माइग्रेशन, एम्प्लॉयमेंट, सेटलमेंट। पॉलिसी इन रिगार्ड टू वेज एंड अर्निंग आवर्स। ठीक, मतलब पॉलिसी कितना वेतन मिल रहा है, कितने की मतलब अर्निंग हो रही है, कितने घंटे काम करा रहे हैं, कंडीशंस क्या क्या हैं काम करने की, मिनिमम लिविंग वेज है कि नहीं है, ये सब फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन में दिया है। ठीक, कलेक्टिव बार्गेनिंग ये भी इसी के अंतर्गत है, और इसको भी मतलब कलेक्टिव बार्गेनिंग को भी लिया है। हमारा जो ईपीएफओ कार्ड की सीरीज़ है उसमें सबसे पहला वाला पार्ट मेरा कलेक्टिव बार्गेनिंग का ही है। इसमें है कि कॉपरेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड लेबर इन कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। ठीक, उत्पादकता, दक्षता के निरंतर सुधार में सामूहिक सौदेबाजी, प्रबंधन और श्रमिकों की का सहयोग। ठीक, एक्सटेंशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी मेजर, सामाजिक सुरक्षा की जो भी मतलब मेजर्स हैं उनको प्रोवाइड करना है, टू प्रोवाइड बेसिक इनकम टू ऑल। ठीक, जैसे यूबीआई पीछे आया था ना, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, उसी से संबंधित कुछ कुछ कि सोशल सिक्योरिटी मेजर्स हमारा ये है कि हम इस तरीके से करें कि सभी को बेसिक इनकम तो मिले ही कम से कम, और कंप्रिहेंसिव मेडिकल केयर होना चाहिए। तो ये आर्थिक हो गया, ये आपका स्वास्थ्य से रिलेटेड हो गया। एडुकेट प्रोटेक्शन फॉर लाइफ एंड हेल्थ ऑफ वर्कर्स इन ऑल ऑक्यूपेशन, मतलब उनकी लाइफ बची भी रहे और साथ ही साथ हेल्थ भी अच्छी रहे। प्रोविज़न ऑफ चाइल्ड वेलफेयर एंड मैटरनिटी प्रोटेक्शन, बाल कल्याण और मातृत्व सुरक्षा का प्रावधान है। ठीक, वैसे यहाँ पे संवर्धन होना चाहिए, संवर्धन और संरक्षण होना चाहिए। ठीक, प्रोविज़न ऑफ एडिक्वेट न्यूट्रिशन, हाउसिंग एंड फैसिलिटीज़ फॉर रिक्रिएशन कल्चर, पर्याप्त पोषण, मनोरंजन और संस्कृति के लिए आवास और सुविधाओं का प्रावधान होना चाहिए। ठीक, एश्योरेंस क्या है? ऑफ इक्वलिटी, समानता, ऑफ एजुकेशन एंड वोकेशनल अपॉर्चुनिटी, शैक्षिक और व्यावसायिक अवसर की समानता का आश्वासन, ये चीज़ है। ठीक, अब देखिए कि कलेक्टिव बार्गेनिंग की जो है आपका इससे रिलेटेड हम लोग जो है आगे वाले पार्ट में देखेंगे, पार्ट नंबर 29 में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। नहीं, अगला पार्ट कौन सा होने वाला? हाँ, 29 होगा। ठीक है सॉरी